जेफरी एप्स्टीन, ये नाम आजकल हर जगह, हर किसी की जुबान पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों की है जो हमसे हजारों मील दूर हैं, या फिर ये किसी ऐसे भयानक सच से पर्दा उठाती है जो हमारे बेहद करीब, शायद हमारे अपने ही मोहल्ले में घट रहा है। तो चलिए, सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेफरी एप्स्टीन के आखिरी दिनों से, और ये एक ऐसी टाइमलाइन है जिस पर यकीन करना, सच कहूं तो, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। गिरफ्तारी, फिर चोट, और फिर मौत। सोचिए, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। इतनी तेजी से जो कुछ भी हुआ ना, उसने जो ऑफिशियल कहानी बताई जा रही है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ही। मतलब दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी, एक ऐसा शख्स जिसके सिर्फ एक बयान से बड़ी बड़ी सरकारें हिल सकती थीं, वो इतनी आसानी से अचानक से कैसे मर सकता है? सवाल ये है, क्या ये सच में एक सुइसाइड था, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? और देखिए, शक की वजह भी कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि काफी ठोस है। पहली बात, पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले। दूसरी, जिस सेल में वो बंद था, वहां के सीसीटीवी कैमरे बड़े अजीब तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। और हद तो ये है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए थे, वो भी नहीं हुए। मतलब सब कुछ देखकर ऐसा ही लगता है मानो सारे के सारे राज उसके साथ ही दफन कर दिए गए हों। तो अब कहानी में एंट्री होती है उन मशहूर एप्स्टीन फाइल्स की। पर सवाल ये है कि क्या इन फाइलों ने सच को सामने लाया, या फिर इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया? सोर्स का तर्क ये है कि ये जो फाइलें हैं ना, ये सच दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच को छिपाने का एक बहुत बड़ा खेल है। देखिए, हमें 1 लाख से ज्यादा पन्ने तो दिखा दिए गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सबसे जरूरी फाइलें थीं, जो सबसे जरूरी पन्ने थे, वो गायब हैं। मीडिया में कुछ बड़े बड़े सनसनीखेज नाम उछाल दिए गए ताकि सारा ध्यान बस उन्हीं पर चला जाए। और सबसे बड़ी बात, इस केस का जो मुख्य गवाह था, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा करता है। सोचिए, जब मेन विटनेस ही जिंदा नहीं है, तो इस लिस्ट में लिखे हर एक नाम की सच्चाई को आखिर साबित करेगा कौन? क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस लिस्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कंफ्यूजन और बंटवारा फैलाने के लिए किया जा रहा हो? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ न्याय के लिए नहीं हो रहा, तो फिर इस पूरे खेल का असली मकसद क्या था? सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लैकमेल ऑपरेशन था। तो जो थ्योरी सामने रखी गई है वो ये है कि एप्स्टीन कोई मास्टरमाइंड था ही नहीं। वो तो बस एक एक प्यादा था, एक मोहरा, जिसे बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया था एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम के लिए। अच्छा, अब ये ऑपरेशन काम कैसे करता था, जरा इससे समझिए। स्टेप 1, एक मामूली से बैकग्राउंड वाले इंसान को चुना जाता है। स्टेप 2, उसे बेहिसाब पैसा, पावर और दुनिया के सबसे इलीट, सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच दी जाती है। स्टेप 3, इसके बाद वो उन पावरफुल लोगों की कमजोरियों को, उनके राज को वीडियो और तस्वीरों में कैद करता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप। उसी कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और यहाँ तक कि पूरे पूरे देशों को कंट्रोल किया जाता है, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर किसी को भी ये लग रहा है कि ये किसी हॉलीवुड स्पाई फिल्म की कहानी है जो किसी दूर दराज के आइलैंड पे चल रही है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में दहला देने वाला है। सोर्स हमें इस ग्लोबल साजिश की दुनिया से खींचकर एक ऐसी हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है जो हमारे चारों तरफ इसी वक्त, इसी पल हो रही है। तो चलिए, अब हम इस इंटरनेशनल हेडलाइन और हमारे अपने देश के एक भयानक संकट के बीच का वो कनेक्शन देखते हैं जिसे अक्सर हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। सोर्स का ये एक स्टेटमेंट पूरी की पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। यह हमें बताता है कि असली खतरा वो नहीं है जो हजारों मील दूर किसी आइलैंड पर है, बल्कि असली खतरा तो वो है जो हमारे ठीक बीच में, हमारे आसपास मौजूद है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक डरावनी सच्चाई है। हम लोग एप्स्टीन की लिस्ट के कुछ 100 नामों पर बहस कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारे ही देश से हर साल 66,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं। एक बार फिर से सुनिए, 66,000। ये कितना बड़ा नंबर है।
तो आखिर ये लोग निशाना किसे बनाते हैं? समाज के सबसे कमजोर तबके को, वो अनाथ बच्चे जिनके गायब होने पर कोई रिपोर्ट तक लिखवाने वाला नहीं होता, झुग्गियों में रहने वाले, गरीबी में पलने वाले बच्चे जिन्हें अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर जाल में फंसाया जाता है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की नज़रों में हैं ही नहीं, एक तरह से अदृश्य हैं। और ये समझने वाली बात है कि ये तस्करी कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसके पीछे काम करता है मददगारों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, एक पूरा इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में कौन कौन है? इसमें भर्ती करने वाले एजेंट्स हैं जो बच्चों और औरतों को फंसाते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स संभालने वाले लोग हैं जो नकली पासपोर्ट बनाते हैं। इसमें वो भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं जो शिकायत मिलने पर भी कोई एक्शन नहीं लेते। और तो और वो वकील भी हैं जो पैसे के लिए इन अपराधियों को कानून से बचाते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक मकड़जाल है जिसमें समाज के कई लेवल के लोग शामिल हैं और सब के सब इस इंसानी त्रासदी से अपनी जेबें भर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल तमाशे को हमारे आसपास हो रही इस भयावहता से जोड़ने का आखिर पॉइंट क्या है? हमें इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए? यहाँ सोर्स एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही मार्मिक अपील करता है। वो कहता है कि जो लोग अन्याय के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, उनकी इंसानियत भी एक तरह से मर चुकी है। जब तक हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो आखिरी संदेश जो हमें मिलता है वो उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों का है। हमें ये समझना होगा कि हमारी थोड़ी सी जागरूकता, हमारा उठाया हुआ एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी को जीते जी नर्क बनने से बचा सकता है। और अंत में सोर्स हमें इस एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, असल में हमारे दिमाग को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या हम वही सोच रहे हैं जो मीडिया या कोई और हमें दिखाना चाहता है, या हम वाकई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे विचारों को कौन मैनिपुलेट कर रहा है, तब तक हम किसी भी तरह के हेरफेर का सामना कर ही नहीं पाएंगे।